नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फल वृक्ष है जिसकी बागवानी सामान्य भूमियों के अलावा ऊसर भूमियों पर भी की जाती है और ये आंवला के बाग लगाने का उचित समय चल रहा है। इस समय रोपाई करने से पौधे जल्दी लग जाते हैं, इसलिए किसान भाइयों आंवला की बागवानी और देखभाल वैज्ञानिक पद्धति से करनी चाहिए ताकि फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। आइए इस बारे में जानते हैं। तो ख़ासतौर से मैं जो बागवान लोग हैं उनको मैं इस समय अगर आंवले के बगीचे तैयार करना है तो मुख्य रूप से 4-5 विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे कि मिट्टी की जो है किस प्रकार की मिट्टी है, उसकी किस्म क्या है। आंवले की बागवानी बलुआई और चिकनी मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। आंवले की बागवानी के लिए बलुआई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अगर आपकी भूमि ऊसर है जिसका पीएच मानक 6.5 से 9.5 के बीच है, वहां भी इसकी बागवानी कर सकते हैं। मई के महीने में जो भी किसान जो है बागवान अगर वो आंवले के बगीचा तैयार करना होगा तो वो अपना गड्ढा बना चुके होंगे। गड्ढे की साइज क्या होती है वो सब वो तैयार कर लिए हैं। किसान भाइयों वही पौधे सही तरीके से लगते हैं जिनकी रुपाई के लिए गड्ढे पहले से यानी गर्मी के मौसम में खोदे जाते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढा की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है तो उस दशा में अगर अच्छी धूप हो रही है तो अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। तो लगाने के समय में इस बात का ध्यान रखें कि जिस गड्ढे में हमको पौधा लगाना है उस गड्ढे को जो मिट्टी आपने बाहर किया था तो जो ऊपर की मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो ऊपर की मिट्टी जो होती है उसमें आप जो है जैसे पौधा लगाने के बाद कभी कभी होता क्या है कि पौधा किसान भाई जब ले आते हैं तुरंत गड्ढा खोदते हैं और लगा देते हैं। उसके बाद पौधे के जो है देखेंगे तो सूखना शुरू हो जाता है और किसान समझ नहीं पाता कि पौधा किस कारण से सूख रहा है। तो हमें अगर जो गड्ढा है उसका उपचारित करके और हम फिर पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पौधा मरेगा नहीं। तो इसमें जो है जैसे दीमक लगने की संभावना ज़्यादा होती है बरसात के महीने में, तो आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद भी देखिए कि कभी कभी किसान भाई जो है कच्चा गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें दीमक की संभावना बढ़ जाती है। तो पके हुए गोबर की खाद और ठंडा हो जाए उसके बाद हम जो ऊपर की मिट्टी है उसमें लगभग प्रति गड्ढा प्रति पौधा 15 किलो गोबर की खाद होना चाहिए। उसको सड़ी हुई गोबर की खाद को मिला करके करीब 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटास, इसको हम पौधा लगाते समय जरूर हम मिट्टी में डालें तो निश्चित रूप से पौधे का बढ़वार विकास अच्छी प्रकार से होगा। अब ये रह गई बात कि पौधे का किस्म कौन सा होना चाहिए। तो आंवले में प्रमुख रूप से हमारे जो है नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 10 है, नरेंद्र 5 है। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 ये अच्छी प्रजाति है और काफ़ी उपयुक्त है अपने भारत के लिए, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, इसके मुरब्बे भी बन सकते हैं। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 और चकैया ये 3 प्रजाति प्रमुख रूप से है जिनको हम पौधरोपण कर सकते हैं। अक्सर आंवले के पेड़ पर फल न आने की समस्या रहती है जिसका कारण होता है पेड़ का बांझ होना। अगर हम बाग में केवल एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं तो बहुत कम फलन या बिल्कुल ही फलन नहीं होता है। इसलिए कई इकाई क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक किस्मों का रोपण करें। आप चाहे जो भी किस्म लगाएं उनके साथ नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7 और नरेंद्र आंवला 10 इत्यादि किस्मों से किसी एक किस्म का चुनाव जरूर करें। इसमें मादा फूलों की तादाद 4 से 10 तक हर टहनी पर पाई जाती है। अगर आप केवल वाराणसी, चकैया और हाथी फूल किस्म के ही पेड़ एक साथ लगाएंगे
तो वहां फल नहीं लगने की समस्या आएगी। इसलिए आप किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान दें। बागवानों से हमको ये मेरा अनुरोध है कि आप जब भी ये आंवले का पौधा लेना है तो आप एक प्रमाणित संस्था से इसका पौधा लें। जैसे आपको किसी कृषि विश्वविद्यालय से ले, कृषि विज्ञान केंद्र से ले, या जो प्राइवेट संस्था है जो प्रमाणित हो, ये इसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो प्रमाणित होती है, तो वहाँ से आप जो है आंवले के पौधा लें। तो पौधा लेने के बाद जो है इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ से हम पौधा लेते हैं वो पौधा तुरंत गड्ढे से निकाल करके और तुरंत अगर आपको ले आना है तो आप जहाँ जिस संस्था से पौधा लेना है तो उनको आप बता दें कि आप पौधा निकाल कर रखे रहें। जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उन्हीं पौधों को आप लेके आवें, अन्यथा जो है पौधे के जो है उसमें मरने की जो प्रतिशत होता है बढ़ जाता है। तो और जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उनको आप लेके आवें। उसके बाद हम जो है अपने आंवले के पौधे को जिस गड्ढे में हमको लगाना है वहाँ पर हम लगावें। और जब पौधा आप लगाते हैं तो उस समय जो है पौधा लगाते समय आपको देखें कि जो पिंड होता है पौधे का वो ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पिंड नीचे कर दें और पौधा के जो तना होता है वो गड्ढे में चला जाए। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका पौधे का जो पिंड होता है वो दिखाई पड़े। उसके बाद चारों तरफ से मिट्टी भर करके और अच्छी प्रकार से दबा दें। इस प्रकार से मिट्टी दबा दें कि उसके नीचे जो है कोई भी एयर न रह जाए। एकदम एयर टाइट जो है उसको दबा दें, पैर से दबा दें, हाथ से दबा दें, किसी लकड़ी से दबा दें, पर गड्ढे को दबा देंगे तो उसमें एयर नहीं रहेगा। और दबाने के बाद जो है फिर उसमें पानी दे दें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में सोयाबीन की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है और इस समय ये फसल कई अवस्थाओं पर है। खरीफ फसल होने के कारण इसमें खरपतवारों की समस्या बहुत आती है, जो फसल की बढ़वार में बाधा बनती है और इनके कारण कीटों की समस्या भी अधिक आती है। इसलिए इनका समय पर समाधान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस क्षेत्र में 80 से 85% सोयाबीन की खेती होती है और किसानों ने जो है बहुत सारी अभी जो वैरायटी लगा रखी है जो कि हमारे क्षेत्र में प्रचलित है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है तथा दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों को फैलाने का कार्य भी करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। ये बहुत अच्छा उचित समय है। यदि हमको मौका मिल गया है खुरपा चलाने का तो आवश्यकता नहीं है कि हम खरपतवारनाशी का उपयोग करें। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई तथा मानसून से पहले प्राप्त वर्षा जल का लाभ उठाकर जुताई करने से खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा उपरांत उगे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई हमेशा लाइनों में करें और पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें। रासायनिक नियंत्रण में हमारे जो केमिकल्स है, वीडिसाइड है, वो 3 तरह से हमारे उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। पहला होता है कि बुवाई से पूर्व, और इसके अंदर बुवाई से पहले वासालिन का उपयोग कर सकते हैं, वो 2.20 लीटर प्रति हेक्टर। दूसरे तरह के वो हैं कि जिनको हम बोने के 48 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। उसमें स्टाम्प है, स्टाम्प को ले सकते हैं हम, स्टाम्प आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। डुआल है, 2.25 लीटर से लेके 2.5 लीटर तक इनकी मात्रा प्रति हेक्टर लगती है, तो उनसे भी हमारा कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद तीसरे तरह के जो हमारे केमिकल हैं वो हम फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था को उपयोग करते हैं। एक तो जो भी हम खरपतवारनाशी उपयोग कर रहे हैं, जैसे चौड़ी और सकरी पत्ती के लिए खरपतवार कर रहे हैं इमेजा थापर, तो 1 लीटर मात्रा 1 हेक्टर में उपयोग करें और निर्धारित जो पानी की मात्रा है वो उसी के अनुसार उसका उपयोग करें। यदि सिर्फ चौड़ी पत्ती है तो फिर हम एक दूसरा आता है क्लोरोमाइरिन, जो है 36 ग्राम, सिर्फ 36 ग्राम 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है और उसको हम 500 लीटर पानी में मिला के फिर स्प्रे करते हैं। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है तो हम लोग घर में 2-3 लोग होते हैं, निदाई गुड़ाई करें वो ज़्यादा उचित होगा और वही हमारी जमीन के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होगा और हमारे भविष्य के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूल गोभी की फसल अब सर्दी में ही नहीं, लगभग पूरे साल हो रही है। किसान साल में कई बार ये फसल लगाकर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं।
गोभी की अच्छी उपज लेने के लिए अच्छा बीज, सही नर्सरी प्रबंधन तो जरूरी है ही, साथ में रोपाई के बाद भी कई जरूरी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह का क्या कहना है। सब्जी के रूप में फूल गोभी की अच्छी मांग रहती है। अधिकतर किसान इसकी खेती जाड़े में ही करते हैं, लेकिन कई किसान इसकी अगेती खेती करके अधिक मुनाफा कमाते हैं। इस समय आप अगेती किस्मों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अर्ली में 2-3 वैरायटी हैं और बहुत अच्छा रहेगा। ये 50-55 दिन में आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग तैयार हो जाती है फूल गोभी। अगेती किस्मों में आप पूसा दीपाली, पूसा अर्ली सिंथेटिक, हिसार 1 के अलावा कई किस्में भी बाजार में मौजूद हैं, उनका आप चयन कर सकते हैं। ये किस्में 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। और आप देखेंगे कि इस समय जब ये तैयार होगी 50-55 दिन में, उसमें मार्केट रेट काफी अच्छा होता है। इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए 1x3 मीटर की क्यारी तैयार करें और प्रति क्यारी के दर से 5 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 से 3 किलोग्राम बालू एक साथ मिलाकर बेड पर प्रयोग करें। इसके अलावा 300 ग्राम DAP, 150 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम पोटाश प्रति क्यारी की दर से प्रयोग करें और कीट रोगों से पौधों को बचाने के लिए फिप्रोनिल दानेदार दवा की 40 से 50 ग्राम मात्रा और 15 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति क्यारी की दर से गोबर की खाद में मिलाकर बेड पर प्रयोग करें। उसके बाद बीजों की बुआई करें। पौधे लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रुपाई करें। इसमें हमने जैसे कुछ फंगस ट्रीटमेंट के लिए पहले 2 किलो ट्राइकोडर्मा को करीब 40-50 किलो गोबर की खाद में क्योंकि मिलाया था, क्योंकि इसमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज काफ़ी आती है। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे तो नहीं, लेकिन फिर भी जड़ गलन वाली बीमारी इसमें आती है, तो उसके कंट्रोल के लिए हमने इसमें ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मिला के डाला है। और एक और केमिकल है थोड़ा pH को मेंटेन करने के लिए, वो भी इसमें यूज किया गया है। और 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP का डाल के और इसको ट्रांसप्लांटिंग हम कर रहे हैं। 1 एकड़ में 16,000 पौधे लगते हैं। अगेती फसल की बढ़वार थोड़ी धीमी होती है और फसल का फैलाव कम होता है, इसलिए रोपण दूरी का ध्यान रखें। कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। रोपण के बाद हल्की सिंचाई करें, जिससे पौधे मिट्टी को ठीक से पकड़ लें। उसके बाद नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इस तरह सही देखरेख करते हुए 55 से 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं जो प्रदेश में हमारी खेती बाड़ी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गर्मा फसल में पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता होती है। हम लोग गर्मा फसल ठीक से नहीं ले पाते हैं क्योंकि पानी नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की
आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए, और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। अब देखेंगे कि जैसे में औसतन वर्षा जो है 1350 मिलीमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको सही तरह से रोक नहीं पाते हैं और इसको खेती में सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या तकनीकें हमें तकनीकें हमको लेना चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ा जानते हैं। जैसे ही बारिश होती है, बारिश बह के नीचे चली जाती है, नदी नाले बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं और वो पानी बह के जाके नदी में मिलता है और जाके समंदर में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पानी बह के आता है नालों से, वो नालों का पानी हमें रोकना चाहिए। उसके लिए जो चेक डैम बनते हैं, जैसा कि देखेंगे जो छोटे छोटे नाले हैं उसमें हम बांध बना सकते हैं। जो छोटे छोटे बांध बनते हैं उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, तो हम कच्चा मटेरियल मतलब जैसे जो भी हमारे पास पत्थर अवेलेबल है या जो भी लकड़ी के टुकड़े हैं या उसके पत्ते हैं, उसको इकट्ठा करके हम डैम बनाते हैं उसके ऊपर। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, एक सीज़न के लिए चलता है, इसको हम कच्चा डैम बोलते हैं, जिससे कि हम पानी रोक सकते हैं। इससे ना ही केवल पानी रुकेगा, जैसे ही इस डैम के पीछे पानी रुक जाता है उसमें मिट्टी भी रुक जाती है, तो हमारा इसमें दुगना फ़ायदा होता है। एक तो पानी खेती के लिए मिल जाता है, प्लस हमारी जो मिट्टी है वो बह के जाने से बच जाती है। दूसरा है, अगर थोड़ा सा बड़ा नाला है, 2 या 3 मीटर का नाला है, तो उसमें हमें सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको पक्का डैम बोलते हैं, जिसमें सीमेंट, बालू और पत्थर आदि यूज़ करते हैं। और उसमें एक होता है, एक छोटा सा हम आउटलेट भी देते हैं, ताकि अगर पानी ज़्यादा आए, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, तो वो पानी को हम इससे निकासी कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरेज भी बनता है, जिस स्टोरेज से हम पानी निकाल के अपने आजू बाजू की खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। और दूसरा है, देखिए जैसे टार जमीन है, टार जमीन में पानी रोकने का कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो उस केस में क्या हमें करना चाहिए, जो डोबा तकनीक है, जो हमारे ICR के प्लांडू के जो संस्थान है उसने जो इजाद की है, तो इसके लिए क्या है, ये जो डोबा है एक प्रकार का स्टोरेज टैंक है, जिसका साइज़ लगभग 3 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1 मीटर है, जिसमें कि 1 मीटर इसकी गहराई है। तो एक बरसात के सीज़न में ये पूरा भर जाता है। तो जैसे आप देखेंगे सितंबर या अक्टूबर के बाद जैसे ही हमारा मिट्टी सूखने लगती है और जो नए हमने पौधे लगाए हैं, फलदार वृक्ष जो लगाए हैं, आम के हो, लीची के हो, तो ऐसे पौधों को पानी देने के लिए हम इस वाटर हार्वेस्टिंग टैंक से पानी निकाल के उन पौधों की जान बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, इसमें 4500 लीटर पानी स्टोर होता है, जो कि 10 पौधों के लिए 6 महीने तक लाइफ सेविंग इरिगेशन मतलब जान बचाने वाला पानी जो उसको चाहिए जान बचाने के लिए अपनी, वो दे सकते हैं। तो इस 6 महीने में हम उस वर्षा जल संग्रहण का इस्तेमाल करके अपने पौधों की जान बचा सकते हैं। किसानों द्वारा खेतों में समूचे बांधों का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है, अतः प्रत्येक को अपने अपने खेतों में मेड़ बंदी कराना बहुत जरूरी है। कुएं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंपों के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुँचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती हैं, अतः गर्मियों में नालियों और नहरों को साफ करना चाहिए। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि सिंचाई के लिए फव्वारा बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करें, इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। और एक मॉडल होता है जो वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, तालाब में पानी भी स्टोर करते हैं और तालाब से नीचे वाली जो ज़मीन है वहाँ पे कुछ हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी फसलों को इस्तेमाल करके हम उस तालाब का पानी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ऊपर जो टार ज़मीन है वहाँ से पानी आएगा, यहाँ पे तालाब होगा जिसमें पानी स्टोर होगा और तालाब के नीचे में हमारी जो उद्यानिकी फसलें लगी हुई है उसमें हम उस तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टार ज़मीन है उसमें हम डोबा भी लगा सकते हैं और वहाँ पे ऐसे फसलों का चुनाव करें जिनको पानी कम लगता है। तो इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग आपके लिए बहुत ही वरदान रहेगा। जितने भी आप तालाब लगाएं, डोबा बनाएं या जो चेक डैम हमने बताए, पक्का हो या कच्चा हो, इनसे जो भी हम लोग को स्टोरेज मिल रहा है उसका सही ढंग से हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करके रबी और गर्मा दोनों फसल अच्छे ढंग से ले पाते हैं।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।